हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों के असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लिए कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम मुलाकात करते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञों से, जिनसे हमें मिलती है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने, तंदुरुस्त रखने और एक खुशहाल जीवन जीने की महत्वपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी रोग एवं निदान पर। महिलाएं जो कि समाज और परिवार का दायित्व निभाती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, परंतु कई बार वो इस कार्य को करते हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहती हैं और लापरवाह हो जाती हैं, और छोटी छोटी समस्याएं कब गंभीर रूप धारण कर लेती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। कार्यक्रम में आज हम अपने विशेषज्ञ से इन्हीं समस्याओं एवं निदान पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला से उषा जस्टा जी है, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। उषा जस्टा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर उषा जस्टा है और मैं कमला नेहरू स्टेट हॉस्पिटल शिमला में 2017 से कार्यरत हूँ एक स्त्री विशेषज्ञ के पद पर जी। और आमतौर पर जो हमारे पास ओपीडी में जो भी पेशेंट्स आते, महिलाएं आती हैं, वो ज़्यादातर जो है महिला माहवारी संबंधित बीमारियों को लेकर आती है, उन समस्याओं को लेकर, या योनि से जो रिसाव होता है जिसको हम विजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं, उनको लेकर आती है, या फिर जो है दूर दराज के क्षेत्रों से जैसे पीएचसी हैं, जो छोटे हॉस्पिटल से, वहाँ से रेफरल पेशेंट्स भी आती हैं कुछ गंभीर समस्याओं को लेकर भी। और हमारे यहाँ प्रेगनेंसी चेकअप, नॉर्मल प्रेगनेंसी चेकअप भी और कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी प्रेगनेंट महिलाएं हमारे पास आती हैं जी। तो हम कह सकते हैं कि जो समस्याएं हैं वो आपने हमें सारी ही बता दी हैं कि आमतौर पर महिलाएं जब आपके पास आती हैं तो काफ़ी सारी जो हैं वो समस्याएं उनके पास रहती हैं। ऐसे में यदि हम इनके कारणों की बात करें डॉक्टर उषा, जिस तरह से मुझे लगता है हर समस्या के कारण जो है वो कुछ अलग रहने वाले हैं, तो क्या कुछ समस्याएं जो रहती हैं महिलाओं में जिनके कारण जो है हम कह सकते हैं शारीरिक तौर पर उन्हें देखने को मिलते हैं? शारीरिक तौर पर जैसे हम माहवारी संबंधित समस्या को ही ले लें तो उसमें जो समस्याएं होती हैं वो हमारी शारीरिक तौर पर जो समस्या होती है बीमारियों के कारण भी होती हैं, और कई बार हम जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेस रिलेटेड, मानसिक फंक्शनल जो है जो कॉज बोलते हैं, वो भी रहती हैं। जो शारीरिक तौर पर माहवारी की दिक्कतें हो सकती हैं वो तो हम बोलते हैं कि फाइब्रॉइड्स जो रसौली होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, कोई नीचे एक पॉलिप बोलते हैं, वो भी झिल्ली जैसी नीचे या बच्चेदानी के मुंह पे होती है, या बच्चेदानी के अंदर जो पॉलिप होते हैं उसके कारण हो सकती हैं। और जो माहवारी, हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि नॉर्मल माहवारी क्या होती है। माहवारी कम आए या फिर ना आए बहुत टाइम तक, या बहुत जल्दी जल्दी आए, ज़्यादा आए, ये सारी एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं। और अलग अलग एज ग्रुप में इन सभी के कारण अलग अलग रहते हैं। आपने जिस तरह से स्ट्रेस और मानसिक स्थिति की बात की, तो थोड़ा उसे भी हमें अच्छे से समझाएं आप कि किस तरह से जो मानसिक हमारा एक हम स्वास्थ्य की बात करते हैं वो कैसे प्रभाव डाल सकते हैं एक महिला के जीवन में और शरीर पर। महिला के जीवन में स्ट्रेस, आजकल हमारी सब भागदौड़ वाली लाइफ है, सब किसी ना किसी, कोई करियर के इसमें, कोई जो है एग्जाम को लेकर, हम अपने चाइल्डहुड से अंत तक, जब तक हम कहीं मतलब इस संसार से विदा ना लें, तो स्ट्रेस हमारे जीवन में है ही है, पर हम इसको अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं। जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो उससे जो हमारा एक हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, या तो हमें बहुत देर देर से आती हैं, और ज़्यादातर गर्ल्स में जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उनमें खान पान भी एक साथ साथ में अपना जो भूमिका अदा करता है। तो उनमें ज़्यादातर जो समस्याएं दिखी जाती हैं उसमें हम पीसीओडी टाइप जो बोलते हैं, ओवरीज में भी चेंजेस आते हैं,
तो वो एक पूरा एक्सिस जो हमारा होता है ब्रेन से लेकर ओवरी तक, जिसको हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस बोलते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उनमें ज़्यादातर जो समस्याएं माहवारी को लेकर दिखती हैं, उनमें ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत लेट मेंसेस आते हैं और कई बार तो जो है शरीर पे अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। वो ज़्यादातर ओबीज भी होती हैं, मोटापा भी आता है, तो उनके कारण आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जी। और कई बार स्ट्रेस के कारण भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, और ये छोटी एज में ज़्यादातर खान पान का भी साथ में इसका महत्व है जी। और अगर हम ना अपने को स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने दें तो ये हमारी माहवारी को खराब कर सकता है जी। तो हम सिंपल अगर कहें आमतौर पे जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल और खान पान दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और जब हम बच्चों की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं, जो उनका शुरुआती समय होता है, ऐसे में उनकी लाइफ पर इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर उषा, अगर हम गर्ल्स की बात करें, लड़कियों की बात करें कि उनमें जो पीरियड्स की ये समस्या हम कहें या फिर उनके जीवन का एक हिस्सा कहें, जीवन का एक हिस्सा है, तो ये जो शुरुआत है ये किस समय में शुरुआत होनी चाहिए और किस तरह से ये शुरुआत होनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि वो बहुत हैवी हो सकता है, बहुत नॉर्मल हो सकता है, तो इस चीज़ को एक जो गर्ल है जिसका शुरुआती समय है वो कैसे इस बात को समझे? हम पहले तो ये कि ये कब शुरू होना चाहिए जी। जो नॉर्मली आज की समय में जी शुरुआत में क्या होता था, पहले हम 13 साल से बोलते थे कि ये नॉर्मली आना चाहिए, पर आज का जो लाइफ स्टाइल है, डाइट अच्छी है, हालांकि हमारे कहीं ना कहीं थोड़ा एडल्ट्रेशन जो बोलते हैं फूड, उसके कारण भी ये सब कुछ है। तो आज की डेट में हम बोलते हैं कि अगर 10 साल नॉर्मल एज है, अगर 10 साल पे किसी गर्ल को मेंसेस आ जाते हैं तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। अगर 13 साल तक नहीं आते हैं और उसके जो दूसरे हम करेक्टर्स हैं जो फीमेल के आने चाहिए, लाइक उनके विजाइनल हेयर्स होते हैं, प्यूबिक अंडर आर्म्स के हेयर्स होते हैं, अगर वो 13 साल में नहीं आए और कोई मेंसेस भी नहीं आए तो भी हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि अब तक क्यों नहीं आए। अगर ये चीज़ें आ चुकी हैं, उसके ब्रेस्ट डेवलप हो गई हैं, उसका विजाइनल हेयर्स आ गया है, अंडर आर्म्स के जो हेयर्स हैं वो आ गए हैं, तब हम इसको 15 साल तक वेट कर सकते हैं। अगर तब तक नहीं आते हैं तो हमें उसको, लड़की को इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन अगर बहुत जल्दी आते हैं वो भी अब नॉर्मल है। अगर 8 साल में ही किसी बच्ची के जो है पीरियड्स आ गए, वो नॉर्मल नहीं है, तो उसके कारण उसके जीवन का जो ग्रोथ है सारा कुछ वहीं पे रुक जाता है और वो बहुत सारी चीज़ों को, उन चीज़ों के लिए अभी तैयार भी नहीं है जी, तो वो भी अब नॉर्मल है जी। तो यदि हम इसके कारणों पे जाएं, चाहे हम वो अर्ली की बात करें या फिर डिलेड की बात करें, जैसे आपने कहा कि बहुत जल्दी आना भी एक नॉर्मल साइन नहीं है और डिलेड अगर 15 ईयर्स से आगे जा रहे हैं तो वो भी एक नॉर्मल साइन नहीं है। ऐसे में इसके कारण क्या रहते हैं? जो तो हम अर्ली के बोलते हैं जी, तो उसमें ज़्यादातर कारण नहीं पता चलते हैं जी, मतलब अननोन जिसको हम बोलते हैं। तो कई बार शरीर में कुछ ट्यूमर और ऐसे कुछ रीजन रह सकते हैं, ज़्यादातर ये अननोन होते हैं। तो उसमें मेन हमारा फोकस होता है कि हम उस चीज़ को, मेंसेस को डिले करवाएं ताकि उसकी ग्रोथ ना रुकें और उसके जब तक वो, उसका शरीर उस चीज़ के लिए तैयार ना हो। तो उसके लिए हार्मोन्स होते हैं जिससे हम मेंसेस को डिले करा सकते हैं। अब जो लेट आते हैं उसके कारण थोड़े अलग होते हैं। उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो लड़की है कि वो पूरा उसका ट्रैक नॉर्मल है, उसका जो बच्चेदानी होनी चाहिए जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, उसका वेजाइनल डेवलपमेंट, उसका सर्विक्स वो है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, वो मेंस्ट्रुएट कर रही होती है और वो अंदर इकट्ठा हो रहा था, तो उसके अलग कारण होता है, उसको हमें खोलना पड़ता है। कई बार होता है कि उसका यूट्रस ओवरीज है ही नहीं है, कुछ ऐसी उसको मॉलफॉर्मेशंस है, नुक्स हैं कि जिसके कारण उसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं। और बहुत रेयर ऐसा भी होता है कि वो देखने में तो फीमेल है लेकिन जेनेटिकली अगर देखें तो वो मेल होता है और उसको हम रेयर अप भी एज ए फीमेल ही करते हैं। तो ये बहुत सारे कारण, और डिलेड कई बार अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है हमारे देश में, वो भी कारण रह सकता है। तो उसके कारण हमें उस तरह से देखते हैं कि उसमें क्या कारण है जी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी चीज़ एब्नॉर्मल लग रही है, कि नॉर्मल जो जिस तरह से सबके साथ हो रहा है, अगर आपको वैसा नहीं लग रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर मिलें और उनसे सलाह लें। हाँ जी डिम्पल जी, बहुत ज़रूरी है कि उन्हें मिलें और ताकि उसके टाइमली उसका चीज़ का निदान हो।
अगर कोई करेक्टेबल चीज़ है तो हम उसको करेक्ट भी कर सकें। जी डॉक्टर उषा, जिस तरह से आपने खान पान की बात की, पहले भी आप खान पान और लाइफस्टाइल को लेकर बात कर चुकी हैं, तो अगर हम गर्ल्स की एक अच्छा उनका जो लाइफ है आगे चले और जो भी ये उनके जीवन में आने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो पीरियड्स हैं या और भी अन्य जो भी उनकी लाइफ में होने वाला है, वो सब कुछ स्मूथली चले, तो इसके लिए उनका लाइफस्टाइल कैसा हो, उनका खान पान कैसा हो? अगर हम गर्ल्स से रिलेटेड करते हैं, जो मोस्ट कॉमन उनमें समस्या देखी गई है, जिसको हम पीसीओडी बोल सकते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ ओवरी है, वो ओवेरियन डिजीज, तो उनको देखें तो उसमें हम मेनली जो मैंने बोला था कि वो ज़्यादातर मोटापा होता है और इम्बैलेंस के कारण है। तो उसका हम जब तो हमें लगता है कि बहुत टाइम तक उनको मेंसेस भी नहीं आते हैं, 2-2, 3-3 महीने के बाद वो मेंस्ट्रुएट करती हैं, तो ओवरी में एग्स जो है निकल नहीं रहे हैं जी, तो वो दिक्कत होती है। तो हमें उसको जब तो आपके साथ आए कि बहुत महीनों से नहीं आए, तो पहले हम उनको मेंसेस विड्रॉल देते हैं कि मेंसेस आ जाएं, और उसके साथ साथ हमें उसके टेस्ट भी कुछ कराने पड़ते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है, कौन से हार्मोनल एसेज बोलते हैं उनको, हार्मोन से रिलेटेड टेस्ट भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। साथ में साथ उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस की एडवाइस दी जाती हैं जो उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना एक हेल्दी डाइट रखें, जंक फूड वगैरह अवॉइड करें, जो अपना हमारा ट्रेडिशनल डाइट है वो बहुत अच्छा है जी। और साथ में साथ हमें उनको बोलते हैं योगा और एक्सरसाइज करें और अपने वेट को कम करें जी। क्योंकि जो हम मेडिसिन देते हैं वो हम उस चीज़ को रेगुलराइज करें, वो क्योर नहीं कर रही है, क्योर आपका लाइफस्टाइल और उसके साथ साथ ही होगा जो नॉर्मल साइकिल्स बननी है। तो इसीलिए खान पान और जो है एक्सरसाइज, योगा, इसका महत्व भी रहता है जी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो गर्ल्स हमें सुन रही होंगी इस वक्त, उन्हें अगर अभी भी वो अपने जीवन में इसको अपना लें तो इसका लाभ उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए जी, कि अच्छे से वो योग करें, एक्सरसाइज करें। और जैसे आपने खान पान की बात की, जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा फूड था उसी पे अगर हम सब लोग उस तरफ को स्विच कर जाएं तो मुझे लगता है उसका लाभ अवश्य होगा, क्योंकि हमारी डाइट में सब कुछ है जी। और अननेसेसरी जो है ट्रांस फैट जो बोलते हैं तो वो चीज़ें कम हैं जी। तो ये इफेक्ट कहीं ना कहीं जब हम ऐसी चीज़ें लेते हैं तो हमारी जो बॉडी पे है वो देखने को मिलता है, अपने आप कम हो जाएगी, जो मोटापा है वो कम होगा, और जब हमारा रेगुलर हेल्थी स्टाइल रहेगा जी। डॉक्टर उषा, जब हम बात करते हैं पीरियड्स के नॉर्मल और एबनॉर्मल होने की, तो एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे, इसे हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल पीरियड्स हैं और ये एबनॉर्मल पीरियड्स हैं? हाँ, ये ज़रूरी है कि हम किस इंटरवल को पीरियड्स कैसे आए जिसको हम नॉर्मल और उससे एबनॉर्मल से डिफ्रेंशिएट करें। नॉर्मली जो पीरियड है हमने एज बता दी है कि 10 से ऊपर 10 साल की उम्र से जो ऊपर आते हैं वो हम नॉर्मली बोलते हैं। नॉर्मली एक साइकिल रहता है इसका जी। तो इसको हम बोलते हैं कि 24 दिन से लेकर 38 दिन तक जी कब जो पीरियड है, साइकिल जो लेंथ है वो हम नॉर्मल मानते हैं। किसी को 24-25 दिन बाद आते हैं वो भी नॉर्मल है, किसी को 35-36 दिन बाद आते हैं वो भी नॉर्मल है जी। और अब आने कितने चाहिए, हम 7-8 दिन तक नॉर्मल आना है, 8 दिन से ऊपर नहीं आने चाहिए जी। और अमाउंट की बात करें तो क्लॉट्स नहीं होने चाहिए, उसका मॉडरेट फ्लो, और दिन में वो अगर 2-2, 3-3, अब वो भी डिपेंड करता है, कोई हाइजेनिकली बहुत अच्छा होता है वो 2-2, 3-3 घंटे पे भी करता है तो वो भी नहीं है। तो हर 5-6 घंटे में तो चेंज करना चाहिए। दिन में अगर उसमें 3-4 पैड कर रहे हैं तो नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा कर रहा है, उसको क्लॉट्स आ रहे हैं तो वो एबनॉर्मल है जी, अमाउंट में जी, है ना, ड्यूरेशन। अगर आपके बोलेंगे हम 20-21 दिन से नीचे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, वो भी एबनॉर्मल है, उसका साइकिल लेंथ ही शॉर्ट है जी। अगर उसके 38 दिन के बाद आ रहे हैं लेट जी, वो भी एबनॉर्मल माना जाता है। अमाउंट में ज़्यादा है वो भी नॉर्मल एबनॉर्मल है, बहुत कम है जी, वो भी है। जैसे हम अमाउंट की बात करें, अगर वैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं 20 से 80 ml। अब वो कोई मेजर नहीं कर सकता, लेकिन वो उसमें बोल सकता है स्कैंटी, और कोई उसको साइकिल में चेंज आ रहा है वो भी एबनॉर्मल है। तो उसको गृहिणी वाले के पास या किसी भी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है उसको अपने आप को एक बारी जांच अवश्य करा लेनी चाहिए जी। जिस तरह से आपने एबनॉर्मल पीरियड्स की बात की कि कुछ डेज कम हैं या ज़्यादा हैं तो हम उसे एबनॉर्मल की कैटेगरी में ले सकते हैं। ऐसे में क्या जब हम एबनॉर्मल पीरियड्स की बात करते हैं तो वो किसी तरह की किसी और समस्या की ओर का इशारा हो सकता है कि हमें स्वास्थ्य संबंधी कोई और समस्या होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, और इसका जो रहता है वो भी अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग समस्याएं हो सकती है। अब जैसे हम गर्ल्स की बात ले रहे थे तो अगर उनको ज़्यादातर प्रोलॉन्ग्ड होता है, लेकिन जब उनको शुरू होते हैं
तो कई बार वो हैवी हो सकते हैं, वो उनके लिए नॉर्मल भी हो सकते हैं जब स्टार्ट हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी उस चीज़ के लिए शुरू की साइकिल्स वो हो सकती है। लेकिन एक बार चेकअप कराना ज़रूरी है कि कहीं कोई अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। अब जो आपका रिप्रोडक्ट हम बोलेंगे जो 20 से लेकर 45 साल है, उसमें कुछ अलग प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसमें ज़्यादातर रसौली की दिक्कत हो सकती है, दूसरा ही अंडेदानी में सिस्ट बन के एंडोमेट्रोसिस या दूसरे सिस्ट हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो इनका कारण बन सकते हैं। और अगर हम लेटर एज में देखें 45 से ऊपर, तब हम जो है कैंसर की तरफ भी हम पेशेंट जा सकता है, वो भी कारण रह सकते हैं। और अगर तो एक बारी महीनावारी रुक गई है और फिर से महीनावारी उसको एपिसोड्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें सस्पेक्ट जो हमारा देता है संभावना है वो कैंसर की तरफ ज़्यादा होती है। जी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट्स या जो भी महिलाएं हैं जो किसी तरह का जिन्हें ये लग रहा है कि कुछ एबनॉर्मल है, तो वो समय समय पर जो है चेकअप ज़रूर कराएं। ऐसे में ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो हम एक टाइम इंटरवल की बात करते हैं कि किस समय में चेकअप जो है एक महिला के लिए ज़रूरी है, कितने समय में वो जो है एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिले? अगर हम किसी अगर समस्या नहीं भी है और वो मैरिड है तो उसको, अगर मैरिज होके 3 से 5 साल हो चुके हैं तो हमारे देश में जो सर्विक्स का कैंसर है जो योनि के जो हम बोल सकते हैं जो मुंह का कैंसर है वो भी बहुत कॉमन है। तो उसके लिए पूरे देश में जो स्क्रीनिंग जो है वो प्रोग्राम भी चला हुआ है। तो अगर कोई दिक्कत भी नहीं है तो 21 साल के बाद हर 3 से 5 साल में 2 अलग अलग टेस्ट होते हैं। एक होता है ओनली पैप स्मीयर, एक होता है उसके साथ एक वायरस को भी डिटेक्ट करना। तो उनके अलग नाम है, एक कन्वेंशनल पैप बोलते हैं, एक हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बोलते हैं। तो जो कन्वेंशनल पैप होता है वो तो हर 3 साल में होना चाहिए, जो दूसरा है वो हर 5 साल में होना चाहिए। चाहे वो नॉर्मल ही आता हो, वो एक स्क्रीनिंग है, क्योंकि ये हमें बहुत अर्ली कैंसर से पहले ही, हमें होने से पहले ही अगर उसकी संभावना है उसके बारे में बता देता है। तो ये बिना किसी समस्या के भी होना चाहिए। जी, तो हम कह सकते हैं यदि हमें समस्या नहीं भी है तो हमें एक रेगुलर इंटरवल बिल्कुल हेल्थ चेकअप एक पूरा होना चाहिए किसी फीमेल्स का। यही नहीं है कि हम पैप स्मीयर, दूसरी भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको, दूसरी किसी और मतलब हमारा जो उसका ऑर्गन है, यूट्रस है, और दूसरी जगह पे भी कोई भी इन्फेक्शन जो साइलेंट है, जो उसको इग्नोर कर रही है, वो भी पता चल सकता है। जी, आपने कुछ साइलेंट इन्फेक्शंस की बात की कि महिलाओं को और भी काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, हम डिस्चार्ज की बात कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की समस्याएं हैं, इसके पीछे क्या कारण रहता है और इससे जो महिलाएं हैं वो किस तरह से बाहर निकल सकती हैं? जैसे आपने अब बोला है कि डिस्चार्ज है जो योनि से रसाव, ये कई बार तो नॉर्मल भी होता है, जिसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। वो इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वो कमज़ोरी के कारण उसको ज़्यादा आ सकता है या किसी और कंडीशंस में आ सकता है। लेकिन एक एबनॉर्मल इन्फेक्शन है, उससे भी हमने उसको करना है। अगर तो उसको ल्यूकोरिया है, सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है, तो हम उसको उसकी डाइटरी के लिए बोलेंगे, उसको हाइजीन रखने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर इन्फेक्शन है आया तो उसमें हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल्स इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, वो देखने। वो हमारा नीचे योनि के मुख का भी होता है, वजाइना जिसको बोलते हैं, उसका भी हो सकता है, या सर्विक्स का जो है वहाँ से भी हो सकता है, जो जाके फिर यूट्रस में और एब्डोमेन में भी फैल सकता है। तो उस चीज़ के लिए टाइम पे नॉर्मल से एबनॉर्मल को डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए कि उसको क्या दिक्कत है, उस तरह से हम उसको ट्रीट करें। जी, आपने जिस तरह से कहा कि नॉर्मल से अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ है उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, कि ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल एक तरह की सिचुएशन है और ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो ऐसे में आप डॉक्टर होने के नाते क्या एडवाइस करती हैं जब आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, वो किन बातों का ध्यान रख सकते हैं घर पर ही अगर वो देखना चाहें विदाउट टेस्ट? क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि महिलाएं जब अपने स्वास्थ्य की बात आती है तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो समय लेती हैं। जी, तो ऐसे में वो किन चीज़ों का ध्यान रख सकती हैं जिससे वो ये समझ सकें कि ये जो समस्या है अब ये एबनॉर्मल की ओर जा रही है? देख, अगर तो उसको विजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली भी होता है, ड्राई कभी नहीं होता है। जी, अगर उसमें उसको लग रहा है कि कोई गंध नहीं है, थोड़ा सा मेंसेस से पहले भी आ सकता है, जैसे मेंसेस शुरू होने वाले हैं उसके कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले उसको थोड़ा डिस्चार्ज हो सकता है। या जो मिड्स होता है, जब एग रिलीज होता है उस टाइम भी उसको थोड़ा सा बाउट हो सकता है। लेकिन अगर आगे पीछे उसका ड्राई है तो ये नॉर्मल है। या अगर उसको लग रहा है कि नीचे वाले में स्मेल आ रही है, उसको खुजली भी हो रही है,
जिसको हम इंटेंस इचिंग बोलते हैं, कई बार जलन, ज़्यादातर जो महिला है वो कहती है कि मुझे जलन होती है जब वो कुछ पेशाब करती है या कुछ ऐसा, तो वो हमें देखना ज़रूरी है, तो ये इन्फेक्शन का साइन है। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका महिलाएं जो है घर पर ही ध्यान रख सकती हैं, और ऐसे में यदि उन्हें एबनॉर्मल लगता है तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है उनके लिए कि वो डॉक्टर से आकर मिल लें। ऐसे में डॉक्टर उषा, जब आप सर्विक्स की आपने बात की कि उसमें जब समस्याएं होती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक कैंसर की ही तरफ का इशारा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई और समस्याएं भी हो सकती हैं जब हम सर्विक्स की किसी तरह की समस्या की बात करते हैं? ऐसा नहीं है डिम्पल जी, सर्विक्स में ये नहीं है कि हर वक्त जो चीज़ हो रही है वो कैंसर की तरफ ही है जी। अब डिस्चार्ज हो रहा है वो इन्फेक्शन है, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो वो उसकी तरफ जा सकता है, और उसमें कई बार छोटे से पॉलिप भी होते हैं जिससे उसको बीच में वो दिक्कत कर सकता है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग कभी भी या रिलेशन बनाने पर, जो संबंध बनाने पे तब होता है, लेकिन उस चीज़ का हमें कैंसर से भी देखना होता है कि क्या है, उसको भी हमें निकालना होता है। कई बार इन्फेक्शंस होता है तो उसके कारण भी हो। अगर हमें मेन हमारा क्या है कि फोकस हमारे देश में सर्विक्स के जो कैंसर का बर्डन है अभी भी ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें उसको स्क्रीन करना अवश्य ही है। अगर प्रॉब्लम है तो भी, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर नहीं भी है तो भी हमें उसके लिए करना पड़ता है। जी, बात की जाए प्रेगनेंसी की, जिससे आपने शुरुआती समय में ही कहा था कि हमारे पास जो है ओपीडी में इस तरह की कई समस्याएं लेकर महिलाएं आती है। ऐसे में अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो क्या इस समय में भी कोई और समस्या जो है वो महिला के शरीर पर वो किसी तरह का प्रभाव डाल सकती है? प्रेगनेंसी में मैम एक तो है कि आपको नॉर्मल चेकअप होना चाहिए। कुछ समस्याएं प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है, कुछ उसको ऑलरेडी भी होती है डिजीज़। अब कोई नॉन डिजीज़ है, पहले से वो बीपी का शिकार है, पहले से वो शुगर का शिकार है, कई बार आजकल हार्ट डिजीज़ भी जो डायग्नोज है उसके भी हैं, और अन्य कोई और बीमारियां भी जो उसकी है और वो उसके साथ प्रेग्नेंट है। एक है जो हमने पहले से डायग्नोज है फिर वो प्रेग्नेंट होती है। एक कुछ डिजीजेस होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती हैं। तो जो हमारा एम रहता है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम एक हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी उस परिवार को दें। तो अगर कोई भी डिजीज है तो उसको नॉर्मलाइज और उसको कंट्रोल करें, और कोई जो नई आनी है तो उसको हम करें कि प्रिवेंट करें, और जो हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स और चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी के कारण तो उनको भी हम कंट्रोल कर सकें। जैसे कि हमारे इसमें कई जो औरतें हैं उनको पहले बीपी और शुगर नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वो हार्मोन इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो उनको वो चीज़ें हो सकती है। एनीमिया हमारे देश में ऑलरेडी होता है, और प्रेगनेंसी होने के साथ साथ क्या होता है कि बच्चे की डिमांड भी उसके साथ है, तो वो उसको दो को डिमांड पूरी करना है, तो एनीमिया की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो हमें उन चीज़ों का को अर्ली डिटेक्शन है और अर्ली उसकी ट्रीटमेंट के बारे में देखना है। डॉक्टर उषा, ऐसे में जब हम प्रेग्नेंट महिलाओं की गर्भावस्था की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समय समय पर, जैसे कि डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि फॉलोअप के लिए वो आती रहें, और जिस तरह का उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, उसे वो फॉलो करें? अगर हम गर्भवती महिलाओं की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो गर्भवती महिलाओं में हम कहते हैं कि शुरुआती में जब भी उनको लगता है कि उनके मेंसेस रुक गए हैं, कुछ दिन भी ऊपर गए हैं, अब तो सबसे आसान तरीका है कि वो घर पे भी प्रेगनेंसी किट लेकर ये पता कर सकती हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो उसके बाद उनका फर्स्ट जो विजिट होना चाहिए हॉस्पिटल में वो 12 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है लाइफस्टाइल के साथ साथ क्या होता है कि एबनॉर्मल साइट ऑफ प्रेगनेंसी भी है। आपको ऐसा नहीं है कि हर बार जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो वो यूट्रस के अंदर होगा और नॉर्मल साइट के अंदर ही होगा, आपको यूट्रस से बाहर भी होता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हमारा एम शुरू में होता है कि हम लोकेलाइज करें कि प्रेगनेंसी सही जगह पे है और जितनी होनी चाहिए वो है, कि एक्टोपिक तो नहीं है। फिर हमारा जो उसको ट्रीट करने का तरीका है, एक्टोपिक को हम कंटिन्यू नहीं करते, वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसको हमने निकालना ही है, चाहे वो मेडिकली है या फिर सर्जिकली है। जब नॉर्मल है तो हमने उसको देखना है कि उसके क्या इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। फिर जब लग रहा है कि वो ठीक है, कुछ टेस्ट हमारे 3 महीने के दौरान होते हैं कि बच्चे के नुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर और उसके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से लेकर। उसी तरह हमारा एक टारगेट स्कैन होता है 18 से 20 हफ्ते के दौरान, उस टाइम भी होना ही चाहिए कि कंप्लीट एनाटॉमी बच्चे की सही है या नहीं, कि उस प्रेगनेंसी को हमें आगे करना चाहिए या नहीं, ताकि अगर कुछ बच्चे में कंजेनिटली वो है
तो वो पहले अगर अबॉर्शन भी कराना चाहती है, वो उसका राइट है कि वो एबनॉर्मल चाइल्ड को, तो पहले हम कर सकते हैं, वो डिटेक्शन के। उसके बाद हम कहते हैं कि 28 वीक्स तक हम कहते हैं कि एवरी 4 वीकली उसका फॉलोअप होना चाहिए। 28 वीक्स के लिए 36 वीक तक हम बोलते हैं कि उसका 2 वीकली होना चाहिए। उसके बाद हमारा टाइम आ गया है उसको डिलीवरी करने का, तो हमें वीकली होना चाहिए, और इस तरह से हमें उसको एक हेल्दी चाइल्ड और हेल्दी मदर को हम दोनों को हेल्दी रख सकें। जी डॉक्टर उषा, आज आप कार्यक्रम में आए और महिलाओं से संबंधित हम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जिससे कि वो स्वस्थ रह सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से महिलाओं के जो रोग हैं उनसे हम निदान पा सकते हैं यदि हम सही समय पर सही कार्य करें। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।